खबर जो है वो एक ऐसे मामले को लेकर है जिसमें लगातार सियासत हो रही है। हमारे देश में एक पति और पत्नी के बीच सबसे ज्यादा झगड़ा किस बात को लेकर रहता है कि कौन किससे ज्यादा प्रेम करता है। पति कहता है कि मैं अपनी पत्नी से ज्यादा प्रेम करता हूं और पत्नी कहती है कि मैं अपने पति से ज्यादा प्रेम करती हूं। दोनों ही पक्ष एक दूसरे को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वो सामने वाले से ज्यादा उनसे प्रेम करते हैं और सामने वाला इसके अनुपात में उनसे कम प्रेम करता है। हमारे देश में दरअसल आरक्षण का यही हाल है। हर राजनीतिक दल जनता को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वो आरक्षण से ज्यादा प्रेम करता है और दूसरे दल उनकी तुलना में आरक्षण से कम प्रेम करते हैं। इस प्रेम के पैरामीटर में फिलहाल कांग्रेस लीड में थी, लेकिन अब राहुल गांधी के चंद शब्दों में समीकरण बिगड़ते हुए नजर आए। चुनावों में जो बीजेपी कह रही थी कि हमने ये नहीं कहा, हमारा ये मतलब नहीं था, अब ऐसा ही कुछ राहुल गांधी कहते हैं। पहले आप ये सुनिएगा। People think of scrapping reservations when India is a fair place. Or somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservations. People think of scrapping reservations when India is a fair place. Or somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservations. राहुल गांधी ने कल अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में कहा था कि स्थितियां ठीक होने पर आरक्षण को स्क्रैप किया जा सकता है और आज कह रहे हैं कि उनकी बातों को मिसकोट कर दिया गया, यानी कि गलत तरीके से सामने रखा गया। वो तो दरअसल ये कहना चाहते थे कि वो आरक्षण को आगे चलकर बढ़ा देंगे। राहुल गांधी को यह स्पष्टीकरण इसीलिए देना पड़ा क्योंकि राहुल गांधी ने आरक्षण वाली गेंद को गलती से अपने ही गोल में दाग दिया, यानी कि एक सेल्फ गोल कर लिया। अमित शाह ने राहुल गांधी के आरक्षण को लेकर दिए गए बयान पर कहा है, क्या कहते हैं वो? ये कहते हैं कि देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़ा होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में JK-NC के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। एक और इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको भी मैं रीड कर देती हूँ। वो ये लिखते हैं कि राहुल गांधी ने देश से आरक्षण को समाप्त करने की बात कहते हुए कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर से सबके सामने, देश के सामने लाकर रख दिया है। मन में पड़े विचार और सोच किसी ना किसी माध्यम से बाहर आ जाते हैं। फिर ये भी कह देते हैं कि मैं राहुल गांधी को यह बताना चाहता हूं कि जब तक बीजेपी है आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। यह अमित शाह की तरफ से कहा गया। इसके साथ ही मोदी सरकार में दलितों के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं चिराग पासवान। अब चिराग पासवान का ट्वीट आप देखिए। चिराग पासवान क्या लिखते हैं कि आरक्षण समाप्त करना तो दूर, सोचना भी अपराध है राहुल गांधी जी। फिर उसके बाद एक बड़ा उनका लंबा सा ट्वीट है जिसमें वो ये लिखते हैं कि राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस पार्टी की मानसिकता का पर्दाफाश हुआ। कांग्रेस चाहती है और उनकी प्राथमिकताओं में रहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दिए गए आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। अंतिम लाइन में, एक इंपॉर्टेंट लाइन में वो ये लिखते हैं कि आरक्षण का मुद्दा कांग्रेस का चुनावी जुमला है जिससे हम सबको सावधान रहने की जरूरत है और आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा, इस बात की ताकीद भी करते हैं कौन? चिराग पासवान। इसके साथ ही दलितों की सबसे बड़ी नेता मानी जाने वाली है बसपा सुप्रीमो मायावती। वो क्या कहती हैं? वो राहुल गांधी की बातों को नौटंकी और नाटक से जोड़कर बोलती हैं। वो कहती है कि कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी की अब ये सफाई है कि वो आरक्षण के विरुद्ध नहीं है। जो राहुल गांधी ने यू टर्न लिया उसको लेकर ये ट्वीट है उनका। गुमराह करने वाली गलत बयानबाजी है ये। केंद्र में बीजेपी से पहले इनकी 10 साल रही सरकार में उनकी सक्रियता में इन्होंने सपा के साथ मिलकर, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर SC/ST का जो पदोन्नति में आरक्षण बिल था वो पास नहीं होने दिया। ये इसका एक प्रमाण है। ये तीनों के तीनों ट्वीट मेरे पास हैं, जिसमें अमित शाह, चिराग पासवान और मायावती का ट्वीट है। अब इसके बाद आपने समय के चक्र के बारे में जरूर सुना होगा, हो सकता है कि उसको महसूस भी किया हो। समय की दरअसल ये ताकत होती है कि वो बदलता जरूर है। आपने ये देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के वक्त फैजाबाद से सांसद रहे लल्लू सिंह ने कहा था कि 400 सीटें जिता दीजिए, हम संविधान को बदल देंगे।
अब लल्लू सिंह के इस एक बयान को लेकर राहुल गांधी ने पूरे देश में यह माहौल बना दिया कि अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो वो संविधान को बदल कर रख देगी, और संविधान बदलने का मतलब है कि आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की जाएगी। राहुल गांधी जिस भी रैली में जाते थे वो संविधान की एक कॉपी अपने हाथ में लेकर जाते थे। ये तो आप उनके शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीर देख रहे हैं। उस दौरान भी उनके हाथ में संविधान की कॉपी थी। चुनाव अभियान से लेकर रैलियों के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके साथ कांग्रेस का जब घोषणा पत्र जारी कर रहे थे उस दिन भी उनके हाथ में संविधान की कॉपी थी। यानी कि उनके हाथ में कॉपी लगातार नजर आई है। चुनाव खत्म होने के बाद जब अपनी बात पर वो कायम रहे और ये कहने लगे कि उनकी पार्टी संविधान की रक्षा करेगी। इन सब के बीच बीजेपी ये समझाने की कोशिश करती रही कि वो संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने जा रही है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तक कह दिया कि स्वयं बाबा अंबेडकर भी आ जाएं तो भी संविधान नहीं खत्म होगा। हिंदुस्तान का संविधान जिसने इस देश के गरीब लोगों को भविष्य दिया, सपने देखने का हक दिया, उस संविधान को हिंदुस्तान के गरीब जनता से के हाथ से छीनने के लिए यह मैच फिक्सिंग की जा रही है। यह जो संविधान है हिंदुस्तान की जनता की आवाज है, हिंदुस्तान के दिल की धड़कन है। इसको जिस दिन खत्म कर दिया गया उस दिन यहां पे हिंदुस्तान नहीं बचेगा। अलग अलग स्टेट हो जाएंगे, हिंदुस्तान नहीं बचेगा। यही इनका लक्ष्य है। हिंदुस्तान का संविधान जिसने इस देश के गरीब लोगों को भविष्य दिया, सपने देखने का हक दिया, उस संविधान को हिंदुस्तान के गरीब जनता से के हाथ से छीनने के लिए यह मैच फिक्सिंग की जा रही है। वो कांग्रेस जिसने देश में आपातकाल लगाकर संविधान को खत्म करने की कोशिश की, आज वो मोदी को गाली देने के लिए संविधान के नाम पर झूठ की आड़ ले रही है। ये मोदी है जिसने देश में पहली बार संविधान दिवस मनाना शुरू किया। ये कांग्रेस वालों ने संविधान दिवस मनाने का विरोध किया था। पार्लियामेंट में भाषण है उनका। क्या बाबा साहब का ये अपमान है कि नहीं है? संविधान का अपमान है कि नहीं है? दरअसल राजनीति में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो है मैसेजिंग का, यानी कि किसकी मैसेजिंग में कितना दम है, वो कहां तक पहुंचती है, ये मैटर करता है। कांग्रेस की मैसेजिंग काम कर गई। इसका असर चुनावों में, लोकसभा चुनाव 2024 में देखने को मिला, जहां पर कांग्रेस पार्टी 99 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपने ही बुने हुए चक्रव्यूह में फंस गई है। जो बीजेपी कल तक ये कह रही थी कि उनकी बातों का ये मतलब नहीं था, उनकी बातों को मिसकोट किया जा रहा है, ठीक ऐसा ही अब राहुल गांधी कह रहे हैं। लेकिन यहां पर एक बात सोचनी होगी कि बीते 10 सालों में अगर किसी एक मुद्दे ने राहुल गांधी को सबसे ज्यादा फायदा दिलाया तो वह है संविधान और आरक्षण का मुद्दा। इस एक मुद्दे ने राहुल गांधी के एक बड़े नेता के तौर पर रीब्रांडिंग कर दी। और हम यहां पर एक बात साफ कर देते हैं कि राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर पहले जो कुछ कहा वो हो सकता है कि उनके मन की बात हो, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। इसे आप इस तरीके से समझिए कि कल राहुल गांधी ने यह कहा कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब आरक्षण को खत्म कर दिया जा सकता है। अभी वो सही समय नहीं है। मतलब यह है कि अभी जातियों में वो समानता नहीं है। इसका मतलब अगर जातियों को ए, बी और सी हम मान लें, क्यों ये समानता जरूरी है, आइए आपको इसको एक ब्रीफ देने की कोशिश करती हूं। यहां पर ए एक कास्ट के तौर पर मैंने सिंबॉलिक रखी है, फिर इधर बी कास्ट सिंबॉलिक के तौर पर, सी कास्ट एक सिंबॉलिज्म के तौर पर। अब इसमें ये जो ए कास्ट में है आपको हाइट कम नजर आ रही होगी,
बी कास्ट में जो आपको लड़का नजर आ रहा है इसकी हाइट ए से थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है। सी में जो आपको लड़का नजर आ रहा है इसकी हाइट बी के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ी है। यानी कि हमें क्या करना है, इनको समानता के लिए लेवल पर लेकर आना है। समानता कैसे आएगी? समानता ऐसी आएगी कि ये जो आरक्षण है ए का, इसको ऊपर उठाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके नीचे एक स्टूल लगा देना होगा ताकि इसकी हाइट इक्विवेलेंट किसके आ जाए, बी के। बी के नीचे हमने एक छोटा स्टूल लगाया ताकि वो सी के इक्वल आ जाए। यानी कि ए, बी और सी जो इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इनको समानता पे लाने के लिए हमने इनको अपवर्ड किया है, एक स्टूल लगाकर इनको ऊपर उठाया है, यानी कि एक समान भाव लाने की कोशिश की है। अब आप ये सोचिए कि ये सभी अगर बिना स्टूल के बराबर के हो जाएं, तो फिर इस आरक्षण वाले स्टूल की कोई जरूरत ही नहीं हो। यानी कि ये जो स्टूल है ये आरक्षण को सिंबलाइज करता है। हमने क्या किया, आरक्षण लाए, ए के नीचे बड़ा स्टूल लगा दिया, यानी ज्यादा आरक्षण दे दिया तो वो बी के बराबर आया। फिर बी को हमने एक छोटा स्टूल दिया लेकिन ऊपर उठाया, फिर वो सी के बराबर आ गया। ए, बी, सी कास्ट को बराबरी पर लाने के लिए ये आरक्षण वाले स्टूल का इस्तेमाल किया गया। यानी कि राहुल गांधी यही बात कहना चाह रहे हैं कि जब देश में सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी कि जातियों के बीच की जो खाई है, जो गैप है, जब वो खत्म हो जाएगी तब सब बराबर होंगे, तब इस आरक्षण की जरूरत ही नहीं होगी। आप देखिए, हमारे देश की जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, उसमें आरक्षण को लेकर इस तरीके की बात करना यानी कि गारंटीड नुकसान होना है। ऐसे में हर दल आरक्षण के मुद्दे से एक दूरी बनाकर रखता है और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी ने भी इससे दूरी बनाना ठीक समझा। लेकिन एक बार फिर वही बात, समय का चक्र। राहुल गांधी आज आरक्षण के मुद्दे पर जो कहते हुए भाग रहे हैं, उसी बात को एक वक्त पर कांग्रेस पार्टी बाकायदा अपने नारों में लिखती थी, अपने विज्ञापनों में छपवाती थी, एडवर्टाइजमेंट में। साल 1980 याद कीजिए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, राष्ट्रपति को वो सौंपी जा चुकी थी और ओबीसी कोटा यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस का जो कोटा है उसको लागू करने की मांग तेज हो रही थी। विपक्षी दल सड़कों पर रैलियां निकाल रहे थे और तब कांग्रेस पार्टी ने 1984 में आरक्षण के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा। कोटा को कांटा बताया गया। ये उस दौर का एक विज्ञापन जो इस वक्त आपके सामने है। क्या लिखा है कांग्रेस पार्टी ने इसको छपवाते हुए? इसमें जो शब्द लिखे हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसमें यह लिखा गया है कि आपके भाग्य का फैसला कैसे होगा, जाति और वर्ग के आधार पर या फिर योग्यता के आधार पर। एक ये है एडवर्टाइजमेंट कांग्रेस पार्टी का। फिर उसके बाद लिखा जाता है कि आपका वोट फैसला करेगा कि भारत क्या चाहता है, समता या फिर विषमता। समता का हाथ मजबूत कीजिए। जो आप सबसे लास्ट लाइन देख रहे हैं इस एडवर्टाइजमेंट की, यह है समता का हाथ मजबूत करिए। अब इस दौर में कांग्रेस ने नारा क्या दिया? न जात पर न पात पर, वोट पड़ेगा इंदिरा जी की बात पर, यानी कि मोहर लगेगी हाथ पर। यह नारा कांग्रेस की तरफ से दिया गया इंदिरा काल के समय। इसके साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर आरक्षण का विरोध किया था। राजीव गांधी ने 8 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन के खिलाफ अपने जीवन का सबसे लंबा भाषण दिया था। फिर आया साल 1983, स्वतंत्रता दिवस का मौका था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लाल किले के प्राचीर से कहा था कि हम पीछे क्यों रह गए हैं। इसकी वजह वो लोग हैं जिन्होंने देश को जात पात के नाम पर उलझा कर रखा। एक बार आप इसको भी सुनिएगा। किन बातों ने हमको पीछे रखा? कौन से रोड़े हमारे रास्ते में आए कि हम तेजी से आगे नहीं बढ़ सके? तो हम देखते हैं कि जो सबक आजादी की लड़ाई ने हमें सिखाया था कि केवल एकता और अनुशासन से सफलता प्राप्त हो सकती है, हम देखते हैं कि आज जाने या अनजाने कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तबके हैं जो जाति के नाम से समाज को चोट पहुंचाते हैं, धर्म के नाम से धर्म को ही धक्का पहुंचाते हैं, प्रांतीयता के नाम से देश को आघात करते हैं।
ये है हमारी कमजोरी। और एक और है कि अपनी हिम्मत हारें, आत्मविश्वास छोड़ दें। ये चीजें हैं जिन्होंने भारत को पीछे रखा है, भारत के मनोबल को कम किया है। देश के अनेक भाग में हम देखते हैं कि आंदोलन हो रहे हैं, लोगों की मांगे हों, ये लोकतंत्र में स्वाभाविक है और हम हमेशा लोगों से बात करने को तैयार हैं, यथाशक्ति मांगों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमको हर समय ये भी देखना है कि एक की मांग पूरी करने से कहीं दूसरे को हानि न पहुंचे, कहीं दूसरे की कमजोरी न हो। इसलिए इन सब मांगों में सबसे बातचीत करनी है। आप पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को सुन रहे थे, जो जात पात करने वाले नेताओं को देश के लिए खतरा बता रही थी। और यह सब कुछ उन्होंने 15 अगस्त 1983 को देश के सामने कहा था। अब आप ये सोचिए कि उनके इस भाषण से ठीक 15,003 दिन के बाद राहुल गांधी ने भी कहा कि सब कुछ ठीक होने पर आरक्षण को वो खत्म कर सकते हैं। हालांकि अगले ही दिन उन्होंने अपनी बात को बदल दिया और इसके पीछे की वजह है डर। वो डर क्योंकि जात पात के खिलाफ बात करने के बाद से देश में कांग्रेस की कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। और यही वजह है कि राहुल गांधी जातीय जनगणना करवाने की बात करते हैं। जब राहुल गांधी ने अपनी दादी से अलग हटकर जात पात पर बात की है, हर किसी से उसकी जात पूछी है, चाहे वो पत्रकार हो, मिस इंडिया हो, शिक्षक हो, डॉक्टर हो। $15,002 दिन का अंतर, और इस अंतर में किस तरीके से जात पात की राजनीति पलटी, इसको आप समझिए। इंदिरा गांधी ने डटकर 15,002 दिन पहले 1983 में जात पात की बात न करने का ऐलान लाल किले की प्राचीर से किया, यह बताते हुए कि किस तरीके से जात पात ने ही देश को पीछे खींचा रखा है और जात पात को हमको पीछे छोड़ना होगा। लेकिन 15,002 दिन के ठीक अंतर के बाद राहुल गांधी ये कहते हैं कि हम जाति जनगणना करवाएंगे। 9 सितंबर 2024 को वो बात करते हैं आरक्षण की। ठीक अपने उस बयान को कहते हुए अगले दिन वो ले लेते हैं यू टर्न। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने अपनी दादी से अलग हटकर जात पात पर बात की। हर किसी से उनकी जात पूछी, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया। पत्रकार से पूछी कौन जात हो, मिस इंडिया हैं, शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, हर किसी से पूछा कि अपनी जाति बताओ। राहुल गांधी हर तरफ हर किसी से यह पूछने लगे कि जाति कौन सी है तुम्हारी। और इसका फायदा कुछ इस तरीके से हुआ कि उन्होंने जीत तो हासिल नहीं की, लेकिन बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से रोक दिया और अपनी पार्टी के लिए एक सम्मानजनक नंबर सीटों के लिहाज से लाकर सामने रख दिया, जो था 99। यानी कि सीधी सी बात यह है कि आरक्षण के खिलाफ बोलना, चाहे आपकी मंशा ठीक ही क्यों ना हो, आपकी राजनीति के लिए हानिकारक है। और शायद यही वो डर है जिससे आज राहुल गांधी डर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इससे ना तो उनकी दादी डरी थी, ना उनके पिता राजीव गांधी डरे, लेकिन आज ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जरूर डर गए हैं, क्योंकि मसला राजनीति का है।